नमस्कार, आप इनसाइड भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं। मैं प्रवीण कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज का मुद्दा है एक देश एक चुनाव। इस मुद्दे पे हम बात करेंगे अपने सहयोगियों के साथ। हमारे सहयोगी हैं यशवंत, यशस्वी, शशिभूषण तिवारी और विवेक त्रिपाठी। मैं सबसे पहले आपको इसका थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि 2014 जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, तब से ही उन्होंने एक देश एक चुनाव की बात करनी शुरू की। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए ये हो जाता है क्योंकि आमतौर पे आप देखते हैं कि भारत हमेशा एक तरह से कह दिया जाए कि एक सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ एक चुनाव का देश हो गया। कहीं न कहीं किसी राज्यों में चुनाव लगे रहते हैं, जिससे तमाम विकास कार्य प्रभावित होता है। और इसी को लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंता लगातार जारी है और इस संबंध में उन्होंने कई बार विपक्ष सहित सभी पार्टियों की बैठक भी बुलाई और इसके लिए वो लगातार निरंतर है। इसी संदर्भ में हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे पैनल एक्सपर्ट। आइए हम जानते हैं इनसे। यशवंत, बताइए, क्या प्रधानमंत्री का जो विचार है उस पे आपको क्या लगता है, कहाँ तक वो चीज़ें सफल रहेंगी? क्या ये इतने बड़े देश के लिए, इतने बड़े जनसंख्या वाले देश के लिए क्या कहाँ तक ये उचित रहेगा? देखिए, जो सबसे बड़ी बात है कि आपने भी कहा कि भारत में कभी ना कभी मतलब हमेशा किसी न किसी जगह पर कोई ना कोई चुनाव हो रहा होता है। कभी एमएलसी का, कभी एमएलए का, कभी म्यूनसिपैलिटी का, पंचायत का या फिर लोकसभा हो गया। इन सारी चीज़ों को देखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा और जो वर्तमान में सत्ताधारी पार्टी है उसका ये मत है कि एक राष्ट्र एक चुनाव, मतलब पूरे देश में एक साथ चुनाव हों। तो इसमें एक तरह से अगर इसको देखा जाए तो ये सही भी है कि एक साथ अगर चुनाव हों तो ये जो समय को लेकर तमाम तरह की व्यवस्थाएं रहती हैं कि हमेशा अधिकारी जो है, क्योंकि मान लीजिए चुनाव तो हो गया, नेता जो थे उससे जुड़े हुए वो तो खाली हो गए, लेकिन चुनाव कराने का काम उन्हीं अधिकारियों को फिर से है। तो अधिकारी जो हैं वो चुनाव में संलग्न रहते हैं हमेशा। तो ऐसे में अधिकारियों की जो है संलग्नता क्या करती है कि कई तरह के विकास कार्यों को रोक देती है। लेकिन एक अहम सवाल जो इसके बाद भी उठता है कि हमारे यहाँ चुनाव होने के बाद भी अगर सरकार चाहे तो लोकसभा भंग कर सकती है, विधानसभाओं को भी भंग किया जा सकता है। तो अगर एक साथ आप पूरे देश में मान लीजिए चुनाव करा भी लेते हैं लोकसभा और विधानसभाओं का, तो अगर इस स्थिति में संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति ने लोकसभा को भंग कर दिया या किसी राज्य के राज्यपाल ने वहाँ के विधानसभा को भंग कर दिया, तो वैसी स्थिति में फिर तो तालमेल बिगड़ सकता है। मैं आपको रोकना चाहूँगा विवेक, जैसा कि विपक्ष का मानना है कि रूलिंग पार्टी जो है, सत्ताधारी पार्टी, वो चाहती है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को, उसका फ़ायदा उठा के वो भारत के तमाम राज्यों में उनकी जो सरकार है उसकी पहुंच बनाया जाए। और जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि काफ़ी समय तक सत्ता में बने रहना, ये इस तरह का वो आर्गूमेंट दे रहे हैं। कहाँ तक ये सही लगता है? देखिए, भारत में जो चुनाव होते हैं या किसी भी देश के जो चुनाव होते हैं वो मात्र एक चुनाव नहीं, एक महापर्व होते हैं। क्योंकि देश के शासन संचालित जो होता है इस चुनाव के माध्यम से होता है। और भारत जैसे 1967 तक एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन कई राज्यों में तो बीजेपी की सरकार है नहीं, या कोई भी जो सरकार केंद्र में है राज्यों में तो है नहीं। तो यह हमें लग रहा है कि ये थोड़ा मुश्किल होगा एक देश एक चुनाव में, क्योंकि समय समय पे देखते हैं कई राज्यों में, जैसे मान लीजिए केरल में, आंध्रा में, तमिल में अलग अलग सरकारें बनती हैं, तो उसमें बहुमत न होने के कारण उनकी सरकारें गिर जाती है। तो इसमें एक लंबी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, संवैधानिक संशोधन करने पड़ेंगे ताकि चुनाव एक तरह से कराया जा सके। शशिभूषण जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि ये एक लंबी प्रक्रिया के तहत, संवैधानिक संशोधन के तहत ये चीज़ों को किया जा सकता है, लेकिन केंद्र सरकार को अधिकार है। केंद्र सरकार अपने अधिकार का प्रयोग करके राज्यों के कार्यकाल को आगे बढ़ा के, चीज़ों को समानांतर करके, इसको एक साथ ही एक चुनाव कराने की जो उनकी पहल है, शायद वो कामयाब हो सकती है। आपका क्या दृष्टिकोण है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय नेशनल डिबेट के लिए ये मुद्दा छेड़ा है कि इस पे एक आम सहमति और राजनीतिक सहमति बन सके। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि कैसे हम राज्यों को मनाएं। अगर हम चाहते हैं कि एक देश एक चुनाव हो, मान लीजिए कि आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है और किसी राज्य के किसी विधानसभा के किसी राज्य का अभी 4 साल हुआ है और किसी राज्य में अभी 2 साल हुए हैं उनके चुनाव को हुए, तो कैसे हम समन्वय बना पाएंगे। और दूसरी चीज़ है कि केशवानंद भारती में 13 जजों की बेंच ने जो बेसिक स्ट्रक्चर तय किया था फेडरल, उसमें अब जब अनुच्छेद 83 पढ़ेंगे, 85 पढ़ेंगे, 172 पढ़ेंगे, तो उस चीज़ों में संविधान ने स्पष्ट कार्यकाल दिया है। तो इसमें यानी कि आधारभूत ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर पे जो
मतलब कि अगर संशोधन होता है तो बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। तो मेरा ये कहना है कि अगर आम सहमति बनती है और ख़ास करके राज्यों को मना लिया जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टियां जैसे सपा है, बसपा है, एनसीपी वगैरह हैं, वो जाने से मना कर दिए, क्योंकि उनका भी विपक्ष में तगड़ा ये है, मतलब जो विपक्ष अपना मुद्दा दे रहा है उसमें भी बातें सही हैं। दिक्कत ये है कि अगर लोकसभा मना भी लिया जाता है कि अगर मान लीजिए कि चुनाव होते भी हैं और बहुमत की सरकार नहीं होती है, अगर अल्पमत की सरकार बनती है और अटल बिहारी वाजपेयी की तरह 13 दिन में लोकसभा ही गिर जाए तो हम क्या करेंगे? एक दिक्कत ये होती है। दूसरी दिक्कत कि 356 में हमें चेंज करना पड़ेगा। 356 केंद्र के पास ताकत देता है कि राज्यपाल की संस्तुति पे वो राज्यों को में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए ये मुद्दा बड़ा आसान नहीं है। ये नेशनल डिबेट के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये नेशनल डिबेट छेड़ा है कि इस पे एक आम सहमति बने, लोगों के विचार आएँ। दूसरी चीज़ कि एक रास्ता निकल सकता है, जो आचार संहिता है। जब राज्यों में चुनाव होते हैं, अभी यूपी के ही चुनाव देखिए 7 चरण में हुए। अभी एक यूपी का चुनाव कराने के लिए जब चुनाव आयोग को 7 चरणों में कराने पड़ रहे हैं, ईवीएम की दिक्कत हो रही है। और जब चुनाव आयोग बटालियन मंगाता है कि भाई केंद्र अपनी बटालियन दे, तो वो कहते हैं मेरे पास 11 बटालियन है, 12 बटालियन है, तो कैसे ये व्यवस्थाएं हो पाएंगी? दूसरी चीज़ कि जब एक देश एक चुनाव होगा तो बड़ी संख्या में ईवीएम मंगाने पड़ेंगे, बड़ी संख्या में ईवीएम। और वैसे भी ईवीएम को लेकर लगातार आपत्तियां देखने को मिल रही हैं। आपत्तियां देखने को मिले। और दूसरी चीज़ ये है कि सरकार एक रास्ता निकाल सकती है। एक रास्ता ये निकाल सकती हैं कि आचार संहिता को कम कर दिया जाए, आचार संहिता को कम किया जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आचार संहिता कम होगी और चरण को कम किया जाए, क्योंकि हम कहीं आ रहे थे तो एक स्लोगन मैंने पढ़ा एक आर्टिकल में कि जब जब चुनाव होता है गरीबों के पेट में पुलाव होता है। यानी कि यहाँ का आम मतदाता परेशान नहीं है, वो तो सीना ठोक के जाता है, क्योंकि वो 5 साल के बाद अपने मत का इस्तेमाल करता है। वही एक उसके पास पावर होता है, एक आम मतदाता के पास। तो आम मतदाता चुनाव को चुनाव नहीं बल्कि त्योहार के रूप में, पर्व के रूप में मनाता है। जितना लूट खसोट वाला माल रहता है, कई लोग इसके इंतजार में रहते हैं। अब प्रधानी वाला चुनाव। इसी बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे चीफ एडिटर विकास। जैसे मोदी जी का ये रहा है कि एक देश एक कर, इसलिए वो जीएसटी लेके आए। उसके बाद देखा जाए एक देश एक राशन कार्ड। तो इसी संदर्भ में वो एक देश एक चुनाव की भी बात कर रहे हैं, एक अखिल भारत की बात कर रहे हूँ। तो कहाँ तक, क्या आपको क्या लग रहा है, आपका दृष्टिकोण इस पे क्या है? जैसे शशि भाई अभी बोल ही रहे थे, हम बीच में टपक पड़े। मैं बस यही कहने के लिए कूदा था कि आने वाला है प्रधानी वाला चुनाव हम लोग के वहाँ। अब प्रधानी वाला चुनाव किस तरह का होता है बहुत ही स्पष्ट मैं बता रहा हूँ कि खुल के लोग पैसे और दारू के दम पे, ठेके वाले जो दारू होते हैं उनके दम पे लोग चुनाव लड़ेंगे। ये होता है, ये सच्चाई है। प्रशासन कहाँ तक रोक पाती है, कितना टाइट है, किस तरह से किसी व्यवस्थाएं देंगी, ये अलग बात है। कई जगह पे लोग पकड़े जाते हैं, प्रशासन अपना काम करता है, लेकिन उस सब के बीच भी ये बहुत बड़ी सच्चाई है। और आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये कमी भी है, बहुत बड़ी कमी है। खैर हम पे आते हैं, हम आएंगे इस पे, लेकिन ये पंचायत चुनाव की इस पे बात नहीं, इसमें सिर्फ लोकसभा विधानसभाओं की बात मैंने बताया। वो क्या था कि जब चुनाव होता है चुनाव एक पर्व के रूप में, हाँ, तो मैं उस बात पे बोला था। अब आप एक देश और एक चुनाव की अगर बात करते हैं तो मैं सिर्फ इतना सा जानता हूँ। देखिए, राजनीति अपनी जगह है, देश हित अपनी जगह है। यदि एक देश एक चुनाव से देश को लाभ मिलेगा, और जाहिर सी बात है मिलेगा, क्योंकि हम लोग हमेशा अब देखिए ना कि कितने खर्चे होते हैं, किस हिसाब से खर्चे होते हैं। और जैसा कि आपने कुछ शशि भाई ने कुछ मुख्य परेशानियों की जो मुख्य बिंदु थे उन पे प्रकाश डाला है, जायज़ है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। उसमें से जो पहला सबसे बड़ी परेशानी है बटालियंस की, मतलब कि आप चुनाव कैसे कराएंगे। और केंद्र के पास 11, 12, 13, 15 मान लेते हैं, 15 ही दे पाते हैं, बाकी दिक्कत होने लगती है। लेकिन इसको आप इस तरह से देखिए कि इसका जो चुनाव आप एक साथ करवाइए, लेकिन ड्यूरेशन बढ़ा दीजिए, मतलब कि एक लंबा समय खींच दीजिए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, मतलब कि आप चाहें तो 6 महीने में अगर पूरे देश का चुनाव खत्म करवा देते हैं तो वो भी किया जा सकता है। और इस हिसाब से आप अलग अलग जगह पे, जैसे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में करवा लीजिए, फिर तुरंत उसके अगले दिन या फिर 2 दिन 3 दिन जितना समय लगता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मोदी जी इस पे ही हैं कि थोड़ा चुनाव लंबा हो, लेकिन एक साथ एक देश, ताकि आने वाले जो समय में जो खर्चा है, चाहे आचार संहिता के माध्यम से जो चीजें बाधित होती है विकास कार्य, भाई साहब, उस पे जो है खर्चा नहीं होता है एक राज्य में चुनाव। मैं आपको बता दूं कि जो इस बार का चुनाव था उसमें 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, 60,000 करोड़। और हम
विकासशील अर्थव्यवस्था है हमारी भारत की, तो अगर हम एक देश एक चुनाव से अगर कुछ भी पैसा, अगर 5,000 करोड़ भी रुपए बचा लेते हैं तो हमारे देश के लिए वो बेहतर होगा। ऐसा नहीं है कि एक देश एक चुनाव केवल भारत की बात है, इंडोनेशिया में, अफ्रीकी देशों में, तमाम जगहों में हुए, लेकिन नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन आप देखेंगे कि तमाम तरह के, जैसे हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है, कुछ जगह राष्ट्रपति व्यवस्था है, तो इस तरह के तमाम जो ढांचों में परिवर्तन है, तो आप इसको अलग इस तरह से तुलना नहीं कर सकते। यशवंत, मैं आपके पास आना चाहूँगा कि जैसे एक देश एक चुनाव की बात चल रही है, तो मोदी जी इस पे कह रहे हैं कि अगर ये जो चुनाव लगातार अलग अलग टर्म से हो रहे हैं तो विकास बाधित हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी जगह पे सही है। आप इसको किस दृष्टिकोण से? मैंने आरंभ में ही वही बात बोला कि उनका मतलब सोच एक तरह से सही है, क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं तो जो विकास अधिकारी हैं, जो जिला अधिकारी हैं हमारे, वही लोग चुनाव कंडक्ट कराने वाली कमेटी में होते हैं। ठीक, मैं विकास भैया वाले बात से थोड़ा सा उसमें एक चीज़ जोड़ता हूँ कि भैया ने भी कहा कि जब चुनाव होता है, गरीब के पेट में पुलाव होता है, तो एक चीज़ यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा राजनीतिक मतलब जो ऑब्लिगेशन लग रहा है, जो विपक्ष कह रहा है, एक बात और आ रही है निकल के, मैं वो बस बात रखता हूँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, उस बात को मैं चूँकि सोचा कि जब बात हो रही तो उस बात को भी रखना चाहिए कि अगर जो बड़ी पार्टी होगी, जो राष्ट्रीय पार्टी होगी, वो राष्ट्रीय मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। ठीक, जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय, लेकिन हर चुनाव में दो तरह के, चूँकि आप एक जो विधानसभा है, एक राष्ट्रीय मुद्दा होता है, क्षेत्रीय मुद्दा होता है। क्षेत्रीय मुद्दा होता है। हमारे संविधान में भी 3 तरह की सूचियां हैं, तो राज्य के लिए अलग कार्य हैं, तो उनका विधानसभाओं के चुनाव का मुद्दा अलग होता है। तो अगर लोकसभा के चुनाव और विधानसभा का चुनाव एक साथ हो रहा है, तो जो जागरूक मतदाता है, जो कि भारत में बहुत कम है, इस बात को मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं, तो वो तो समझ जाएगा, वो समझ रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग आज भी हैं जो सिर्फ कहने पर वोट देते हैं, वो आज भी। 1 मिनट में रुकूंगा यशवंत, इतनी ये बहुत बेहतर पॉइंट उठा है, लेकिन यशवंत आप ये भी देखिए कि उत्तर प्रदेश में अलग से चुनाव हुआ, केंद्र के साथ चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी राष्ट्रीय मुद्दा हावी था और भाजपा इस चीज़ को भुनाने में माहिर है। कहीं पे आना चाहूँगा विवेक, एक आखिरी पॉइंट लेते हुए आपसे, कि जैसा इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मुद्दों के आगे क्षेत्रीय मुद्दे गौड़ हो जाएंगे, और जो छोटी पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनकी भी यही समस्या है कि अगर एक देश एक चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय पार्टियां वो समाप्त हो जाएंगी या हाशिए पे चली जाएंगी। तो क्या ये चिंता क्या उनकी जायज़ है? जैसा कि सर ने कहा, हमें भी लग रहा है कि इस बात से मैं थोड़ा सहमत हूँ, क्योंकि जब चुनाव होता है तो राष्ट्रीय मुद्दे जो होते हैं वो आगे आ जाते हैं और क्षेत्रीय मुद्दे जो हैं थोड़ा सा धूमिल हो जाते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि एक देश एक चुनाव में जो केंद्र में जो पार्टी होगी उसका ज़्यादा बोलबाला होगा और क्षेत्रीय पार्टियों के जो मुद्दे होंगे वो थोड़ा धूमिल हो जाएंगे। तो चलते चलते आखिरी टिप्पणी हम अपने सहयोगी शशि भूषण तिवारी से लेना चाहेंगे इस पर। ये कहना चाहूँगा, ऐसा नहीं है, आपने देखा होगा उड़ीसा में केंद्र और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए और वहाँ उड़ीसा के मतदाताओं को बैकवर्ड मतदाता माना जाता है, लेकिन उन्होंने विधानसभा चुनाव में वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी को ही अपना समर्थन दिया और केंद्र में मोदी सरकार को समर्थन दिया। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो दिल्ली में सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, लेकिन उसके बाद जब चुनाव हुआ तो वही दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को भारी बहुमत से वहाँ सरकार बनाने के लिए। तो हमारे यहाँ का जो मतदाता है उसको तो हम इतना कह सकते हैं कि वो फ़र्क समझता है कि क्षेत्रीय मुद्दे क्या हैं और राष्ट्रीय मुद्दे क्या हैं। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर की मैं बार बार बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि संविधान को से छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। पूरी पार्टियों को अपने विश्वास में लेकर राजनीतिक सहमति बनाकर तब इसमें संशोधन करने की ज़रूरत होगी। दूसरी चीज़ कि मैं ये आपको बताना चाहता था कि जब चुनाव होता है तो हमारे टीचर उस चुनाव में लग जाते हैं, हमारे सारे प्रशासन उस चुनाव में लग जाते हैं, हमारी जितनी भी मशीनरियाँ रहती हैं वो चुनाव में लग जाती हैं। जब एक देश एक चुनाव होगा तो एक बार परेशानी आएगी। जैसे हमारे घर दिवाली होता है, होली होता है, तो पूरा परिवार उस त्यौहार के लिए पहले से ही प्रिपरेशन करने लगता है, बच्चा हो या बूढ़ा हो, और उस त्यौहार को हम पर्व के रूप में मनाते हैं। इसी तरह अगर एक देश एक चुनाव होगा तो पूरा देश, पूरी प्रशासन, यहाँ तक कि केंद्र और राज्य सब मिलकर उन्हें पता होगा कि एक महापर्व आ रहा है, इसे हमें मिल के करना है, तो चरण बढ़ा सकते हैं। वो 1 महीने में हो सकते हैं, 2 महीने में होते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि काफ़ी पैसे खर्च पड़ेंगे। क्या केंद्र सरकार तैयार? अभी बीच में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग पर टिप्पणी की थी कि आप उन्हें ईवीएम के लिए पैसे दीजिए,
कि जल्द से जल्द चुनाव आयोग उस ईवीएम को माना, तब भी केंद्र सरकार ने 3 साल लगा दिए। अब आप बताइए, एक देश एक चुनाव होगा, जनसंख्या भारत की बड़ी है, सारे प्रशासन लगे। दूसरी चीज़, अगर एक हम सामरिक सुरक्षा को लेके कि अगर एक देश एक चुनाव होता है और पूरे देश की मतलब जितनी हमारी सेना है, अगर चुनाव में उन्हें लगाया जाएगा, क्योंकि क्षेत्र वाले केंद्र सरकार के बटालियन पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, अगर लगाया जाएगा तो सीमाओं पे एक संकट हल्का सा, खैर भारत के पास क्षमता है, भारत के पास सेनाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक समस्या आएगी। दूसरी चीज़ मैं ये आपको बताना चाहता था कि जब क्षेत्रीय मुद्दों की बात आती है और राष्ट्रीय मुद्दों की बात आती है, तो क्षेत्रीय पार्टियों का कहना ये है कि जो केंद्र में सरकारें जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, तो उनके पास संसाधन मौजूद हैं, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा एक देश एक चुनाव में वो मुद्दों अपने संसाधनों को झोंक सकते हैं और क्षेत्रीय मुद्दे कहीं ना कहीं गौड़ हो जाएंगे। और जो विपक्ष का सबसे बड़ा टारगेट है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा कहीं ना कहीं एक देश एक चुनाव पर प्रभाव डालेगा। तो आप देख सकते हैं कि एक देश एक चुनाव पे काफ़ी गर्मा गर्म बहस हुई। हमारे पैनल एक्सपर्टों ने अपने विचार रखे। इसी तरह इनसाइड भारत आपके लिए तमाम जो भी रिलेवेंट मुद्दे हैं वो लेके आ रहेगा। कैमरे के उस पार हैं प्रिंस, मैं प्रवीण सिंह, इनसाइड भारत टीवी।